बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में। आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष और शाम के इस बेहतरीन से सफ़र में अगर आप दे रहे हैं हमारा भरपूर साथ तो आपको बहुत धन्यवाद, आपको दिल से प्यार। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं इस घंटे इस कड़ी में तो आपका बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में, जहाँ पर ढेर सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ और सेफ्टी टिप्स के साथ हम हैं आज तैयार कुछ बेहतरीन सी सेफ्टी टिप लेकर आप सभी के लिए, जो कि हमारे वर्कर भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी इस बहुत ही प्यारी सी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम तारन जी, जो कि DGM सेफ्टी के पद पर पदस्थ हैं और आज हमसे और आपसे जुड़कर सेफ्टी से जुड़ी ढेर सारी बातें, ढेर सारी चर्चाएं आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम स्वागत कर लेते हैं अनुपम तारन जी का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। अनुपम जी, आपका बहुत स्वागत है सर आज के हमारे इस एपिसोड में। कैसे हैं आज आप सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अनुपम जी, सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं सर। सेफ्टी और स्वास्थ्य पर्यावरण के विभाग से आप कब से जुड़े हुए हैं? कैसा था आपका स्टडी करियर और जब आपका ये जो जॉब का सफ़र है ये कैसा रहा सर? मैंने भी मैकेनिकल से किया है। इसके बाद चूँकि मेरे फादर भी कोल माइंस में एज अ सेफ्टी ऑफिसर कम ओवरमैन थे जी, तो वहाँ से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला। और आए दिन हम लोग देखते हैं प्लांट में बहुत से हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो कैसे उनको रोका जा सकता है, कैसे लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। तो यही का एक मुख्य कारण था मेरा इस फील्ड में आने का। तो फिर इंजीनियरिंग के बाद मैंने ये फील्ड चुना। मैंने सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, जिससे कि फिर धीरे धीरे मैंने इस फील्ड में और आगे काम करना स्टार्ट किया। तो सर लगभग कितना समय हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 16 ईयर हो चुके हैं। 16 ईयर्स हो चुके हैं। तो सर सेफ्टी एक इशू तो है सबके साथ ही, सुरक्षा सबसे पहली चीज़ होती है, बट फिर भी हम कई बार देखते हैं कि सुरक्षा में कई बार चूक हो जाती है। जैसा कि अभी आपने कहा कई सारे हादसे हो जाते हैं प्लांट्स में। तो सर जैसा कि हम अभी आप बता रहे थे कि कई बार प्लांट्स में भी हादसे हो जाते हैं और कई सारे सुरक्षा नियम हैं, उसके बावजूद भी हादसे हो जाते हैं। तो सर सबसे बड़ा, क्योंकि आप सेफ्टी के डिपार्टमेंट से हैं, तो सर सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है आपके हिसाब से? क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं? दुर्घटनाओं का अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो सबसे बड़ा कारण है खतरों की जानकारी ना होना जी, जानकारी का अभाव। और दूसरा कारण होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर हम साइट पे कोई भी काम करते हैं तो दो कारण है, एक तो असुरक्षित कार्य, दूसरा असुरक्षित स्थिति। ज़्यादातर दुर्घटनाएं अगर हम बात करते हैं 98% एक्सीडेंट हमारे असुरक्षित कार्य, असुरक्षित स्थितियों के कारण होते हैं, जिसमें से ज़्यादा 90% से ज़्यादा एक्सीडेंट असुरक्षित कार्य से होते हैं जी। हमें सब कुछ पता है, काम को कैसे करना है, क्या सही तरीका है, बट हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, हमें बाइक चलाना है, पहला प्रिकॉशन हेलमेट पहनना, लेकिन हम नहीं पहनते। हेलमेट हम क्यों पहनते हैं? कहीं पुलिस की चेकिंग चल रही होगी तब हम पहनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि चीज़ों को हम जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। कुछ असुरक्षित स्थितियां हैं या कुछ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जैसे बहुत ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर हाई है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट 98% चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं जी। कुछ ऐसे कारण होते हैं, लोगों ने कुछ काम किया, उसको अधूरा छोड़ के चले गए, दूसरा किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, दूसरा आदमी आएगा, उनको ये पता नहीं होता है काम कितना हुआ है नहीं हुआ है, उसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ह्यूमन एरर, मानव जो गलती कर रहे हैं हम लोग, उसके कारण ही मोस्टली दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे पास सारे नियम हैं, सब कुछ हम बना के रखा हुआ है हमने, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम फॉलो नहीं करते हैं, या उसको फॉलो करने में, कोई भी हम नियम बनाएंगे उसको फॉलो करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, जिससे हम लोग भागने का कोशिश करते हैं जी। और यही कारण है कि दुर्घटनाएं होती हैं जी। देखिए, इजी वे आउट ढूंढने की जो हमारी आदत है ना, कि काम भी हो जाए और बहुत कुछ करना भी ना पड़े, कई बार यही दुर्घटना का एक मेन रीज़न बन जाता है, एक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और बिल्कुल सही कहा यहाँ पे सर ने कि 2 व्हीलर चलाते वक्त सबसे पहला नियम क्या है? हेलमेट लगाना। मगर हेलमेट हम लगाते एक्चुअली कब है? यह आपको, हमको, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। सर ये बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि सर अगर कोई वर्कर हैं किसी प्लांट में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में, कहीं पर भी काम करने जा रहे हैं, खासकर हमारे वर्कर भाइयों के लिए मेरा सवाल है, सबसे पहले उनको किन चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है किसी भी काम को शुरू करने से पहले? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा जी। क्योंकि कहीं भी हम किसी भी प्लांट में जाते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम जिस जगह पर आए हैं उस लोकेलिटी के बारे में जानकारी होना, हम किस प्लांट में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि हमारे इस पर्टिकुलर काम में क्या क्या खतरे हैं,
खतरों की अगर हमको जानकारी होगी तो हम कहीं ना कहीं उनसे बचाव कर सकते हैं। हमें यही नहीं पता है कि इसमें खतरा क्या है तो हम वो काम को करते रहेंगे। तो सबसे पहला है कि इसको हम बोलते हैं हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, खतरों की जानकारी। खतरों की जानकारी जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी, सभी को पता है खतरनाक है, तो खतरा एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी। देन उसका हम देखेंगे हमारा रिस्क कितना है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है बट यहाँ पे हमारा रिस्क नहीं है। बट अगर कोई ओपन कनेक्शन है बिजली का तार, अक्सर हम देखते हैं टेंट हाउस का है, कोई आते हैं कनेक्शन करके ओपन तार कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा रिस्क लेवल बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं खतरों का आकलन। तो जहाँ भी हम काम कर रहे हैं पहले खतरों की पहचान करें, फिर उसके जोखिम का आकलन करें, रिस्क का एनालिसिस करें कि उसमें कितना रिस्क है। अकॉर्डिंगली फिर हमको उस पर प्रिकॉशन लेना। जब हमको खतरों की जानकारी हो गई, उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है उसकी जानकारी हो गई, उसके बाद हम उससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला एक आता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड्स। हम कुछ ऐसा काम करें कि वो खतरा ही ख़त्म हो जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं है देन सब्स्टिट्यूट, उसका कुछ अल्टरनेट। आपने देखा होगा पहले हाई मास्ट आते थे या जो स्ट्रीट लाइट होते थे, उस पर आपने अक्सर देखा होगा खंबे पे चढ़ के लोग लाइट को रिपेयर करते हैं। उसके लिए लोग बंदर की तरह ऊपर खंबे पे चढ़ के जाते थे, कोई प्रिकॉशन नहीं। अगर स्लिप हो गया या खंबे से गिर पड़े तो एक्सीडेंट हो सकता था। अब जो हाई मास्ट आते हैं उसमें गियर टाइप अरेंजमेंट होता है। पूरी असेंबली को हम एक बटन दबाते हैं, असेंबली नीचे आती है, हम रिपेयर करते हैं, वापस असेंबली ऊपर चली जाती है। सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। किसी खतरे को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं दूसरे कम खतरे वाली चीज़ों से। पहले बहुत से केमिकल्स आते थे जो डेंजरस थे, जिनमें ईजिली फायर हो जाता था, उसकी स्मेल से लोग मर जाते थे, लीकेज हो गया तो उसमें डेथ होती थी। अभी हमारे दूसरे सिस्टम है अवेलेबल जो क्लीनिंग के लिए या जो केमिकल्स के रिप्लेसमेंट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। जितनी भी हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग हम कर सकते हैं सेफ्टी में। आपने देखा होगा लिफ्ट तब तक नहीं चलेगी जब तक गेट बंद नहीं होगा। दैट इज इंजीनियरिंग कंट्रोल। ये बहुत बेस्ट कंट्रोल होते हैं। जब तक हमारा दरवाजा, अगर हमारा ट्रेन चल रहा है हम उसके दरवाजे नहीं खोल सकते, लाइक इन मेट्रो, है ना। तो नॉर्मल आप ट्रेन में देखेंगे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बट उसी का आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल कर दिया, गेट लॉक हो गया। जब तक ट्रेन का मूवमेंट है गेट ओपन नहीं होगा। सो दैट इज इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसके बाद एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसमें कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, सेफ्टी पोस्टर्स डिस्प्ले करते हैं, इंस्ट्रक्शन बोर्ड हम डिस्प्ले करते हैं, ना, साइनेजेस लगाते हैं, लोगों को एजुकेट करना। सो दिस इज ऑल कॉल्ड इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एंड एट लास्ट एक हमारा लास्ट प्रिकॉशन होता है पीपीई, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण। जैसा कि हेलमेट हो गया, बाइक चला रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम सारे प्रिकॉशन लेंगे लेकिन बाइक से गिर सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन करिए कि बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं विदाउट हेलमेट हूँ, तो मेरा क्या इम्पैक्ट होगा, और विथ हेलमेट हूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपका हाथ फ्रैक्चर होता है, पैर फ्रैक्चर होता है, आप जुड़ सकता है, बट अगर हेड में इंजरी होगा सो वो रिपेयरेबल, बहुत कम चांस होते हैं कि हम बचेंगे। लेकिन अगर हमने हेलमेट पहना है, हमारे हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हो गया तो हम बच सकते हैं अगर हमारा सर सुरक्षित है जी। तो पीपीईज पहनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसके पहले के स्टेप्स लेना। तो सेम यही हमारे वर्कर्स भी जो साइट पे काम करते हैं, आप कोशिश करिए कि जब हम आए हैं सारी जानकारी लें, खतरों की पहचान करें, हमारा रिस्क का हम एनालिसिस करें, कितना हमको खतरा है, उस खतरे से हमारा किस तरह से जुड़ाव हो रहा है उसके बारे में हम सावधानी लें, और जो हमारे को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उपकरण दिए गए हैं उसका हम इस्तेमाल करें। बहुत सी बार लोग बचते हैं कि हम ये पहनेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, प्रॉब्लम होता है हमको। हम कहते हैं लोगों को गॉगल्स लगाइए, तो हो सकता है लोगों को पहनने में थोड़ा अनईजी लगता है, लोग नहीं पहनते हैं। बट एक छोटा सा अगर लोहे का टुकड़ा आंख में चला गया, जिंदगी भर के लिए अंधे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चश्मे को लगाने से बचने से ज़्यादा आपको कष्ट तब होगा जब आप जिंदगी भर के लिए हमारी आंख चली जाएगी। तो यही मेरा सुझाव है सभी वर्कर्स। बिल्कुल, जो थोड़ी देर की परेशानी झेलना या जीवन भर की परेशानी झेलना, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और जैसा कि सर ने बिल्कुल सही कहा कि पीपीई किट्स जो हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, और सुरक्षा के तौर पर सर से लेकर पाँव तक आपको सुरक्षित बनाती हैं। तो इसे हमेशा अच्छे से चेक कर लें और हमेशा इसे पहनकर तभी अपने काम की शुरुआत करें। सर, कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी बार, चाहे स्कैफोल्डिंग्स हों, चाहे आपकी हाइट पर काम करने की जब भी बात आती है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रिकॉशंस
होते हैं जो कि कंपनी के रूल्स में तो होते ही हैं, मगर एक इंडिविजुअल वर्कर अगर हाइट पर काम कर रहा है तो उन्हें किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। कंस्ट्रक्शन में 2 कारणों से मौत सबसे ज़्यादा होती है, हाइट से गिरना, दूसरा इलेक्ट्रोक्यूशन। जी। फर्स्ट कॉज आज भी है हमारा हाइट से गिर जाना। तो सबसे पहला जो हमको उसमें सुरक्षा लेना है कि मैं वहाँ तक जाऊँगा कैसे। जी। जहाँ भी मुझे काम करने जाना है, पहला मेरा होगा कि मुझे वहाँ पे अप्रोच है कि नहीं। अगर कुछ परमानेंट लैडर अप्रोच है, इट इज़ गुड। नहीं है तो फिर मैं वहाँ पे कुछ अल्टरनेट करूँगा, जैसे आपने बोला स्कैफोल्डिंग, जी जी, जो कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जिस पे चढ़ के हम वहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्कैफोल्डिंग ऐसा नहीं कि हमने जस्ट लिया और बना दिया। उसको बनाने से पहले ही सबसे ज़रूरी है उसकी सावधानी। जहाँ हम बनाने जा रहे हैं वो जगह समतल होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ देर बाद वो एक साइड बैठ गया, हमारा स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर सकता है। तो सतह उसकी ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, नीचे एक बेस प्लेट होना चाहिए। देन जो भी हम उसमें पाइप यूज़ कर रहे हैं, क्लैंप यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। और उसके सारा कुछ एज पर ड्राइंग, इनको लगाने का एक तरीका दिया हुआ है हमारे हर जगह, हमारे कानून में लिखा हुआ है। उसके अलग अलग प्रोसीजर्स बनी है, मेथड्स हैं, किस तरह के काम के लिए कैसा स्कैफोल्डिंग हमको बनाना है, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है, या नॉर्मल आपने सुना होगा कोई पुल टूट गया, या जो टेम्परेरी स्टेज बनाए जाते हैं कुछ प्रोग्राम के लिए, पूरा स्टेप्स कोलैप्स कर गया। वो स्टेज डिज़ाइन था 10 या 20 आदमी के लिए, बट लोग फोटो खिंचाने के टाइम पे, डांस करने के टाइम पे वहाँ पे 40-50 लोग इकट्ठा हो गए, वो स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। जी जी जी। यही कारण प्लांट में भी अक्सर होता है। हमने स्कैफोल्डिंग बना दिया बट हमने अपना काम का एनालिसिस नहीं किया। वो डिज़ाइन था 2 आदमी के लिए, उसमें 4 आदमी चला गया, फिर उसमें एक सीमेंट का बैग भी रख दिया, हमने ब्रिक्स भी रख दिया, कुछ सामान भी उसके ऊपर रख दिया। तो धीरे धीरे हम उसमें लोड को बढ़ाते जा रहे हैं, उस हिसाब से वो डिज़ाइन ही नहीं था। तो डिज़ाइन सेफ्टी, इसलिए अगेन जो मैंने हायरार्की आपको बताया, एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल। जहाँ भी हमको कंस्ट्रक्शन में स्कैफोल्डिंग बनाना है उसका ड्राइंग होना चाहिए। दैट ड्राइंग शुड बी अप्रूव्ड, ड्राइंग को अप्रूवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन ने उस ड्राइंग को बना दिया। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर एक होता है जो कि पूरा स्कैफोल्डिंग बनने के बाद उसको इंस्पेक्ट करता है, उसमें ग्रीन टैग देता है, नाउ इट इज़ फिट फॉर यूज़, कि अब आप इसको काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वर्कर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जाते हैं, इस तरह का एक ग्रीन कलर का हरा टैग उस पर लगा होता है, वो ये इस बात का सूचक है कि ये स्कैफोल्डिंग ओके है, करेक्ट किया गया है, तभी उस पर काम करना है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, देखिए उनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, और कभी भी किसी भी नियम को इग्नोर ना कीजिए। नज़रअंदाज करने से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि चलो छोटी सी तो बात है, मगर यही छोटी बात बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो ये चीज़ करने से आपको ज़रूर बचना चाहिए। सर यहाँ पर जैसे जो हाइट पे अगर कोई काम कर रहा है उसके पहले एक हाइट टेस्ट भी होता है। बिल्कुल, वो हाइट टेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली हाइट टेस्ट एक कंपलसरी होता है सभी वर्कर्स जो कि हाइट पे जा रहे हैं। हम कितना भी अच्छा अपने फील्ड में हो, लेकिन कहीं ऊंचाई ऐसी चीज़ है या बहुत ज़्यादा पानी है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोगों को नेचुरल एक फियर होता है, एक डर होता है। हम हाइट पे 2 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वही 50 मंजिल 60 मंजिल की जब बिल्डिंग पे जाएंगे तो हमारा जो भी बॉडी के सिम्टम्स है वो चेंज हो जाते हैं, हमको हल्का हल्का डर लगने लगता है। अगर आप किसी हाइट पे चल रहे हैं, दोनों तरफ रेलिंग है, आप कंफर्टेबली चल सकते हैं, लेकिन अगर एक साइड का भी हम रेलिंग हटा देंगे तो हम उस स्कैफोल्डिंग पे या उस प्लेटफॉर्म पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमको डर लगने लगता है। जी। तो उसी डर को चेक करने के लिए हम लोग स्किल टेस्ट जो हाइट पास होता है, हाइट के लिए हम वो हाइट फोबिया टेस्ट इसे कहते हैं, वर्टिगो टेस्ट, वो करते हैं, ताकि वर्करों को पूरी तरह से चेक किया जा सके कि वो हाइट पे काम करने के लिए सही है कि नहीं। मे बी वो मेडिकली फिट है फॉर ग्राउंड वर्क, लेकिन जब वो हाइट पर जाते हैं तो हमारा बॉडी का सिम्टम चेंज हो जाता है। अगर हमारी बॉडी को डर लगता है तो शिवरिंग होती है, हम कँपाने लगते हैं, डर लगता है, उस समय दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, हाइट पास भी बहुत ज़रूरी है और छोटे छोटे ये नियम भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यही नियम आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, मगर सबसे बड़ी जो बात है सर, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि कई बार हम देखते हैं कि ह्यूमन एरर, जैसे आपने बात की, तो वो ह्यूमन एरर ऑकर होना वो कई बार लोगों के बस में भी नहीं होता। कई बार लोग इस तरीके से आ जाते हैं जिस पे नहीं आना, जैसे नशे की हालत में आ जाते हैं। तो ऐसे जो वर्कर्स हैं उन तक आपका क्या संदेश है? इसमें मैं सभी को ये सुझाव देना चाहूँगा कि नशा ये तो अपने आप में एक ख़राब चीज़ है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसके परिणाम हम आए दिन देख रहे हैं। जैसे आपने कहा, अगर नशे की हालत में है तो हमारा ये माइंड को स्लो कर देता है, हमारे जज करने की स्पीड कम हो जाती है। अगर कुछ हम खतरे में हैं तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो इससे हमको बिल्कुल बचना है, और मैं एक सजेशन हमेशा देता हूँ अपने कामगार साथियों को कि जितना पैसा हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं
उसी पैसे का हम बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई हुई हैं, अटल पेंशन योजना है या दूसरी योजना है, वो पैसा उसमें हम लगाएंगे तो हमारे जीवन में आगे भी काम आएगा। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि ये योजनाएं सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर हम चले भी जाते हैं तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी सुरक्षा नेट का काम करती हैं। सर, हमने हाइट की तो बात कर ली, फायर सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सिर्फ प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नहीं, जो हमारे नॉर्मल जो घर होते हैं उनमें भी कई बार जो हम देखते हैं फायर की बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसके बारे में, एक प्लांट के तौर पर कैसे हमें ट्रीट करना है, और अगर हम इंडिविजुअल घर की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या क्या स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए। फायर आपने जनरली सुना होगा प्लांट में तो होती हैं, बट प्लांट से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ आउटसाइड द प्लांट होती हैं, क्योंकि प्लांट में ऑलरेडी सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर इस तरह के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, अक्सर हम देखते हैं शॉपिंग मॉल, थिएटर्स में या कोचिंग क्लासेस में फायर हो गया, या कोई छोटी छोटी बिल्डिंग है जहाँ पे कुछ अवैध रूप से लोग काम चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, वहाँ पर फायर हो सकता है। जी, फायर लगने का मेनली रीज़न हमारा, जो भी आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, सबका कंक्लूजन निकलता है शॉर्ट सर्किट। इसका रीज़न है ओवरलोड। हम जो भी इक्विपमेंट हमने लगा रखा है, डिज़ाइन कैपेसिटी उसकी उतनी नहीं है। जी, जैसे जैसे हीट बढ़ता जाएगा, केवल हीट होता है, उसमें फायर हो जाता है। जी, और जितनी मौतें फायर से नहीं होती, उससे ज़्यादा मौत उसमें दम घुटने से होती है, धुएं के कारण होती है। तो जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं, या हमारे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिन बिल्डिंगों में कोचिंग जा रहे हैं, ये पेरेंट्स का, या हम भी जहाँ पे कभी भी हम शॉपिंग मॉल जाते हैं, बहुत कम लोग होते होंगे जो वहाँ पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट देखते होंगे। जी, हर जगह लिफ्ट पे लिखा रहता है इन केस ऑफ फायर डू नॉट यूज लिफ्ट, जी, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होता। जी, जी, इमरजेंसी एग्जिट जितने भी मॉल हैं, थिएटर से हम जाते हैं, सब में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है। जी, इसकी जानकारी हमको होना बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी कहीं काम कर रहे हैं, ट्रेनों में हम जाते हैं, जैसे ही एंटर करेंगे सामने एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है। जी, मोस्टली लोगों को चलाना नहीं आता, बहुत सिंपल है उसका प्रोसीजर, आजकल बहुत अच्छा आ गया। जस्ट एक पिन खींचना है, आपको प्रेस कर देना है, जी, और उसे हम यूज़ कर सकते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो हमारे पास होना ज़रूरी है। जी, और आग ना लगे, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा वही है। तो कोई भी जो जलने वाले सामान हैं उनको हीट के कांटेक्ट से हमको बचाना है। बिल्कुल, फायर नॉर्मली 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक हीट होता है, दूसरा जलने वाला सामान जो फ्यूल है, तीसरा ऑक्सीजन। जी, तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में हम कट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा जलने वाला सामान है और हीट है, ये दोनों सोर्स का हम हमेशा दूर रख सकते हैं। जी। और सर, यहाँ पर जैसे कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात की, इनमें क्या कैटेगरीज होती हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की, क्योंकि अलग अलग तरह की आग को अलग अलग तरीके से बुझाया जाता है, उसके बारे में सर थोड़ी सी जानकारी ज़रूर बताएं। इसमें सिंपल सा मैं 3 तरह के ही बताऊंगा, ऐसे तो कुछ कैटेगरी और भी हैं, बट जो ठोस, द्रव, गैस, 3 तरह के पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड फायर है, मीन्स कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, जिनको हम इजीली पानी डाल के भी बुझा सकते हैं। जी, बट अगर हम बात करें पेट्रोल, डीजल या तेल की, इसमें अगर हम पानी डाल देंगे तो ये आग को और भड़का देगा। जी, तो इसमें दूसरी तरह का एक्सटिंग्विशर भी होगा, जो कि फोम टाइप, जस्ट लाइक साबुन का झाग। साबुन का झाग क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर और बना देगा तो ऑक्सीजन को कट कर देता है, इससे फायर बुझ जाती है। और एक मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर आजकल आता है, ABCM जिसको बोलते हैं, ड्राई कैल्शियम पाउडर, जिसको हम ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको कि हम हर फायर पे यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी एक्सटिंग्विशर्स हैं जनरली ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, छोटी आग के लिए होते हैं जी, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ABC 3 कैटेगरी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हम पानी, लिक्विड में हम फोम टाइप का, और गैस फायर या नॉर्मल फायर में भी हम इस पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं। तो सर, यहाँ पर अगर किसी घर के लिए आप रेकमेंड करेंगे, क्योंकि घर पे ज़्यादातर हमारी LPG के सिलेंडर्स रहते हैं जिनकी फटने की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो अगर इंडिविजुअल जो हमारी आम जनता है वो अपने घर पे अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहे तो उसे किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर रखने चाहिए अपने घर पर? इसमें मैं एक पहली सलाह दूंगा कि हमको लोकल एक्सटिंग्विशर या कम खर्चे वाले, कम पैसे वाले एक्सटिंग्विशर से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मार्केट में इस तरह की आती हैं। तो नॉर्मल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर घर के लिए आते हैं, किचन फायर के लिए यूज़ होते हैं जी, वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बट उसमें क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ मत करिएगा जी, अदरवाइज वो भी नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि इटसेल्फ वो एक प्रेशर इक्विपमेंट होता है, प्रेशराइज्ड उसके अंदर गैस होती है, तो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही लें। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अनुपम तारण जी, हमारे साथ इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सेफ्टी से जुड़ी इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। सर, कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर?
बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें आगे भी होती रहें, क्योंकि दुर्घटना ऐसी चीज़ है जिसको रोकने का एक ही उपाय है, वो है अवेयरनेस। जी। जितना हमको अवेयरनेस होगा उतना हमारी दुर्घटनाएं कम होंगी, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे फायर सेफ्टी हो, स्कूल में हो, बिल्डिंग्स में हो, घर में हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो। बिल्कुल सर, हमारे सिंगरौली वासियों जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए अगर एक संदेश आप देखना चाहें तो? सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने कार्य को सही दिशा में करें, समय को बचाने के लिए कुछ गलत स्टेप ना लें। ये सबसे बड़ा हमारा कारण है, चाहे रोड पे हो, हम स्पीड गाड़ी चलाते हैं समय को बचाने के लिए, तो कोई भी गलत काम ना करें समय को बचाने के लिए, नहीं तो फिर अंजाम सही नहीं होगा। तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बिल्कुल, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुद को आप जागरूक बनाएं और अवेयरनेस अपने साथ साथ दूसरों तक भी फैलाएं। चलिए, तब तक के लिए आप भी हमारे इस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपके भी कोई प्रश्न है अनुपम जी के लिए तो ज़रूर हमें लिख भेजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, हर जगह आपको रेडियो ऊर्जा का पेज मिलेगा। इस पेज को फॉलो करके आप अपनी ढेर सारे सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप ये सवाल मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर RJ आशीष 896 या फेसबुक पर आप मुझे RJ आशीष के आईडी पर टैग कर सकते हैं। हमारे ऐप ऊर्जा FM 89.6 को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि पूरे भारत में आप हमसे कनेक्टेड रहें, हम आपसे कनेक्टेड रहें।